सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि साइंस 1 सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में लेकर आया हूं। और जी हाँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आप साइंस 1 का क्वेश्चन पेपर को देखोगे पिछले कुछ सालों का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा और उस डायग्राम के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एक्टिविटी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कैसे किया जाता है, डायग्राम उसमें भी थे, लेकिन मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जितने डायग्राम्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे देखेंगे और सभी चैप्टर्स के देखेंगे, मजा आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 2 में 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 3 में 3 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मार्क्स के लिए, यानी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 10-15 मार्क्स का जो वेटेज है ना, ये आपका कवर होने वाला है आज एक ही वीडियो से। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अब ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना कि यस सर, इस साल हम लाने वाले हैं 90 पार, क्योंकि अब की बार 90 पार विथ जेआर ट्यूटोरियल्स। तो लिख दो कमेंट में अब की बार 90 पार विथ जेआर ट्यूटोरियल्स एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दो। साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के प्रॉपर लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है। उन वीडियोस को देख के अपने सारे कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो। और अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है 1.5 की स्पीड पे देखना, जल्दी देखोगे, समय बचेगा और वो समय बचा के आप सेल्फ स्टडी पे लगाओगे तो आपका प्रैक्टिस और बाय हार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी चीज करो मत करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे आपके लिए आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के जो पीडीएफ होंगे वो सीधा सीधा अपलोड हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन देखो, यहां पे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस वाले चैप्टर में से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, ये आपको दिया हुआ है प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म होता है। आपको पता है कि सनलाइट जब आता है तो ये 7 कलर में स्कैटर हो जाता है, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि एक रेनबो का कलर होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर, यानी ये फिगर इसमें क्या हो रहा है, तो जो लाइट आ रहा है वो डिस्पर्स हो रहा है, माफ करना स्कैटर नहीं, क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। नेम द कलर दैट डेविएट्स द मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें देखने मिलता है, पहला वाला कलर है वो सबसे ज्यादा एंगल में झुक रहा है, यानी डेविएट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है। नेम द कलर दैट डेविएट्स द लीड, सबसे कम कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा, जो कि होगा रेड, तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। इसके अलावा नेम एनी वन फिनोमिनन इन द नेचर व्हिच इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में नेचर में ऐसा कौन सा फिनोमिनन होता है, तो होता है रेनबो फॉर्मेशन। याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इसी फिनोमिनन से होता है कि जब सन का लाइट जो बारिश की बूंदे होती है उस पर पड़ता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वहां से वो जो लाइट है वो डिस्पर्स करता है, और बिकॉज ऑफ द अर्थ जो हमारा होराइजन होता है उसके वजह से एक सेमी सर्कुलर, यानी एक्चुअली देखा जाए तो रेनबो जो होता है वो फुल सर्कुलर होता है। ये आपको शायद नहीं पता होगा, हमारा जो रेनबो बनता है वो फुल सर्कुलर बनता है, लेकिन हमारा जो जमीन है, हॉरिजॉन जो है, हॉराइजन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर जो क्लाउड्स है या फिर जो स्काई हमें जो दिखता है वही विजिबल दिखता है, बाकी जमीन के नीचे छुप जाता है, वो पता नहीं चलता, क्योंकि वो जमीन डार्क चीज है और डार्क चीज के ऊपर कोई कलर्स दिखते नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, तो याद रख लो, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इट इज ए बैंड ऑफ कलर्स एज सीन इन द रेनबो प्रोड्यूस्ड बाय द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बाय द डिफरेंस रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, यानी कि हर एक कलर का अपना अपना वेवलेंथ होता है और उस वेवलेंथ के हिसाब से उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और उसी रिफ्रैक्शन के कारण ये होता है, वो बेंड होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो ये चीजें होती है और इसी वजह से क्या होता है, रेनबो जो है फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब ये क्वेश्चन देखो, ये है, देख के समझ में आना चाहिए, डॉबेराइनर ट्राइड आपने देखा है, तो डॉबेराइनर ट्राइड के ऊपर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, जिसमें देखो ट्राइड्स दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है ना। अब इसमें पहला डॉबेराइनर ट्राइड अगर आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स दिए होते हैं और 3 में से जो पहला होता है ना, ठीक है ना, लिथियम, और जो तीसरा होता है, इन दोनों को प्लस करके एवरेज निकालना होता है। ठीक है ना। और वो सेकंड वाले के जो मास होता है ना, एटॉमिक मास, उसके बराबर होना चाहिए। तो लिथियम का होता है वैसे 6.9, पोटेशियम का जो होता है वो होता है कितना, ठीक है, 39.1। तो अगर 6.9 को 39.1 से प्लस करोगे तो कितना आता है, ये आता है। ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से करना, अगर आप देखोगे तो सोडियम जो है ना, ये क्या होना चाहिए, लिथियम और पोटेशियम का एवरेज होना चाहिए। तो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, और सोडियम का भी, सेकंड वाले एलिमेंट का भी 23 है। तो आप बोल सकते हो कि जब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज है, यानी पहला और तीसरा एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है, जैसे यहाँ पे इसका 6.9 इसका 23.1 है, इन दोनों को प्लस करके जब डिवाइड बाय 2 की एवरेज निकाला तो 23 आया, और सेकंड वाले का जो एटॉमिक मास है वो भी 23।
तो दोनों सेम है। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये डॉबेर आयन ट्राइड फॉलो करता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि 3 एलिमेंट दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पता लगाओ कि ये डॉबेर आयन ट्राइड को फॉलो करता है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, तीनों का एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, पहले वाले का तीसरे वाले का प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना, यानी एवरेज निकाल देना। जो वैल्यू आएगा वो सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो डॉबेर आयन ट्राइड फॉलो कर रहा है, अगर बराबर नहीं है तो डॉबेर आयन ट्राइड फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पे आप देखो कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम का, तो यहां पे प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया तो 88.7 आ रहा है और सेकंड यानी स्ट्रोंटियम का 87.6 है। तो अगर आप देख सकते हो तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे ये 88.7 है, ये 87.6 है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये डॉबेर आयन ट्राइड फॉलो नहीं करता। सेम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में देखोगे तो क्लोरीन और आयोडीन का जब एवरेज निकाला तो 81.2 आ रहा है और ब्रोमीन का जो है 79.9 है। भले ही स्मॉलर डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन है तो डिफरेंस ना, मतलब ये भी डॉबेर आयन ट्राइड फॉलो नहीं करता, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का याद रख लेना। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है कि हर 8वां एलिमेंट का जो आता है वो सेम कॉलम में आएगा, प्लस उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी, याद रख लेना। इसके अलावा कैल्शियम तक ही सीमित होता है, यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो होता है वो अप टू कैल्शियम तक ही सीमित है और उसके बाद जो होता है ना, वो उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो सेम नहीं होते हैं। इसमें ड्रॉबैक्स ये भी था कि कोबाल्ट और निकेल को देखो एक ही कॉलम में रखा गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये सारी चीजें हैं याद रखने लायक, तो जरूर से याद रखो। तीसरा देखो ये वाला क्या है, ये शेल कैपेसिटी मैंने आपको बताया था, 4 शेल्स होते हैं। कोई भी एटम का हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके लिए वो शेल्स डिसाइड करता है। तो पहले में K शेल, दूसरे में L, तीसरे में M, चौथे में N, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कैरिंग कैपेसिटी जो होती है पहले में 2 होता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और ये 32, और ये उसका फॉर्मूला होता है, उसी की वजह से वो आता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि इतने सारी चीजें दी है, इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, जो एक्टिविटीज पूछेंगे वो इसी प्रकार पूछेंगे। क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, यानी बर्फ था पानी में पिघल गया, तो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ कि फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। उसी प्रकार कुकिंग ऑफ फूड, खाना पक गया, तो पहले खाना कुछ और दिख रहा था, अब पक गया, पकने के बाद कुछ और दिख रहा है, तो है तो ये फिजिकल चेंज, लेकिन अंदर एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हुआ ना, तभी तो वो पक के कुछ और बना, इसीलिए इसको केमिकल चेंज में कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद अलावा राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट का पकना, दिखने में भले ही आपको दिख रहेगा कि कच्चा आम ग्रीन कलर का था, पकने के बाद येलो हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर केमिकल चेंजेस हुआ, तो केमिकल चेंज आ जाएगा। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क जो है दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलाई एक रिएक्शन करता है, बैक्टीरिया काम करता है और रिएक्शन होता है, तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, इवापोरेशन ऑफ वाटर क्या हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें फिजिकल और केमिकल चेंज के हिसाब से दी हुई है। इसको एक बार देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अभी अगला दिखाऊं आपको, यहां पे देना, ये क्या दिख रहा है आप लोग को, ये आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे किस प्रकार से आयरन फिलिंग्स डाला हमने, तो कैसे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कंडक्टर क्या है, एक सर्कुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है आयरन फिलिंग्स का, यहां पे दिखाया मैंने। ये आपका क्या है, राइट हैंड थंब रूल, ये आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है कि राइट हैंड थंब रूल, इस प्रकार से किसी कंडक्टर को आप पकड़ोगे, देखो इस प्रकार से जब पकड़ोगे तो ये जो थंब वाला डायरेक्शन है ये क्या इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो कर्ल फिंगर है, ये जो फिंगर कर्ल हो रहा है ना यहां पे, ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, तो इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। इसी अलावा देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे याद रखोगे, इस प्रकार से आपको उंगली को रखना है कि आपका तीनों के तीनों फिंगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, प्लस आपके जो 3 फिंगर है इसमें आपका जो ऊपर वाला है थंब, जो ऊपर का डायरेक्शन है, ये फोर्स क्या बता रहा है, फोर्स ऑन द कंडक्टर बता रहा है, यानी थंब रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन द कंडक्टर, दिस इंडेक्स फिंगर क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये आपका जो परपेंडिकुलर है दैट इज द मिडिल फिंगर, ये आपका क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये 3 चीज याद रखना है कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो आपको याद रखना है कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या आपका है, ये आपका फोर्स है, ये वाला जो है आपका इंडेक्स फिंगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट है। ये 3 चीज याद रख लेना। इस प्रकार से आप तीनों के एंगल 120 होते हैं, याद रखना, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इन द सेंस मतलब एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो याद रखना। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड रूल याद रहेगा, बहुत इजी। इसके अलावा राइट हैंड रूल में फर्क क्या है, राइट हैंड रूल में भी यही सेम चीज है, लेकिन फर्क क्या है कि आपका जो थंब है वो कंडक्टर बता रहा है, इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, और जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट बता रहा है। तो ये दोनों जो है ना आप लोग को याद कर लेना, किसी भी टेक्निक से याद करो लेकिन याद करो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक्टिविटी में डायग्राम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन दोनों देख लेना, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ये है आपका ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये आपका ना जो आपने ये टॉपिक पढ़ा है ना, कौन सा, होप्स अपैरेटस, देखो यहां पे बगल में ही है, होप्स अपैरेटस, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर्स, चैप्टर नंबर 5 हीट में है ये। तो इसमें क्या बता रहा है, ये जो ये है, ये आपको बता रहा है कि जब भी टेम्परेचर कूल डाउन होता है
तो आपको पता है कि 4 डिग्री पे ना जो पानी होता है वो एक अलग बिहेवियर करता है। जनरल तौर पे क्या होना चाहिए कि जब 4 डिग्री से पानी नीचे आता है तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है। तो ये यूनिक बिहेवियर जो है इसी को एनएमएलएस बिहेवियर बोलते हैं, उसी का ये ग्राफ है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। और यहां पे जो होप्स अपैरेटस है इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक थर्मामीटर T1 लगा है, यहां पे T2 लगा है। ये आपका सॉल्ट मिक्सचर है जिसको हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं, सॉल्ट और आइस है इसके अंदर, जिसकी वजह से वो पानी जो अंदर का है वो ठंडा होता है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि पहले यहां पे ना जो ये है ना आपका बर्फ के वजह से ना ये जो पानी है ना इस पोर्शन में ठंडा होता है, तो ये जल्दी 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 ड्रॉप होता है। लेकिन फिर जैसे ही पानी इधर आएगा तो ये ड्रॉप होने लगेगा, फिर एक टाइम आएगा कि आपका जो T2 है वो 0 हो जाएगा, फिर आपका T1 जो है 0 होगा। इस प्रकार से ये होप्स अपैरेटस काम करता है, याद रखना। ये आपका उसका ग्राफ है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। कैसे, देखो पहले T1 आया, पहले T1 का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, सडन ड्रॉप हुआ, लेकिन 4 पे आके रुक गया। क्यों? क्योंकि भाई पानी जब ठंडा हो गया यहां पे तो आपका फ्रीजिंग जो ऊपर लगा हुआ था थर्मामीटर वो भी ठंडा होने लगा, और यहां पे आके 4 डिग्री पे आके फिर 0 पे खत्म पहले किया। यानी T1 ने पहले शुरू किया लेकिन T2 जो है पहले खत्म किया, और फिर 4 डिग्री के बाद इसने अपना खत्म किया। इसका मतलब ये है कि कैसे आपका पानी ने अलग बिहेवियर किया 4 डिग्री पे। तो ये चीज आपका बताता है। ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल वाला टॉपिक, जिसमें 3 अलग अलग बॉल्स है मेटल्स के, एक आयरन का है, एक कॉपर का, एक लीड का है, लेकिन तीनों को सेम डिग्री पे हीट किया और मोमबत्ती के ऊपर वैक्स के ऊपर छोड़ दिया। तो सबसे नीचे तक कौन गया? पिघला के आयरन गया। तो इससे क्या पता चला कि आयरन का जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो ज्यादा है। जो देखो क्या होता है, हर एक का ना हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे मैंने आज ब्लैक टी शर्ट पहना है, अगर मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के धूप में चले जाऊं तो मेरे को गर्मी ज्यादा होगी, और वही व्हाइट टी शर्ट पहन के जाऊंगा तो गर्मी थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो होता है वो हीट को और एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर। तो सेम उसी प्रकार जो आयरन होता है ना वो कॉपर से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और वो कॉपर जो है वो लीड से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए वो ज्यादा पिघला पा रहा है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? आयरन की होगी, उससे कम कॉपर की और उससे भी कम लीड की। तो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसको हम मिक्सिंग मेथड बोलते हैं और कैलोरीमीटर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, Q = MS × CS × डेल्टा T, जो कि है मास ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो कुल मिला के आपका ये बनता है Q = Q2 + Q1। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है। अगर आप कमेंट करोगे कि सर हमें न्यूमेरिकल के ऊपर भी एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स में करा दूं, तो एक कमेंट कर देना। सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर करना। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलता कि आपका डिमांड क्या है, क्योंकि मेरे को भी काम करना होता है आपके लिए। तो मैं सोचता हूं कि कौन सा वीडियो बनाऊं, तो अगर आपका कमेंट आया रहता है, ज्यादा कमेंट जिस पे होते हैं उस पर सबसे पहले मैं वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज कमेंट कर देना। अब इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहिए तो मैं बना दूंगा। अब ये देखो, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत गंदा मैंने पूरा इसको लिख विक रखा है क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन किया इस टॉपिक के ऊपर मैंने। तो इसमें होता क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, याद रखना। ये जो पहले तो याद रखो कि पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप मतलब क्या होता है? सीधी। बट और ये क्या होता है? पीरियड्स होते हैं। तो आपको पता है 18 ग्रुप है टोटल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते टोटल 18 ग्रुप्स है, यानी टोटल वर्टिकल कॉलम्स है जिसको ग्रुप्स कहा जाता है। 18 ग्रुप है और टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको पीरियड कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, और इसके नीचे 2 अलग से एक ग्रुप है और उसका नाम है लैंथेनाइड। पहला La है और दूसरा AC है, तो इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना? है तो ये मेटल्स, लेकिन थोड़े से अलग टाइप के मेटल्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। बहुत खतरनाक होते हैं, एक तरीके से रेडियो एक्टिव हो सकते हैं इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स, याद रखना। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा है इसमें ग्रुप्स है, पीरियड है, तो 18 ग्रुप, ठीक है, 7 पीरियड, याद रहेगा, बहुत इजी है। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है ना, इसको एस ब्लॉक कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 हिस्सों में डिवाइड है। एक होता है एस ब्लॉक जिसमें ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स आ गए। एक होता है आपका पी ब्लॉक, इस तरफ आ जाओ, जो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक होता है, याद रखना ये पूरा। उसके बीच में जो होता है ये वाला, ये पूरा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, माफ करना, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये बीच वाला डी ब्लॉक, और उसके नीचे जो अलग से जो मैंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का सीरीज जो दिखाया हुआ है वो है आपका एफ ब्लॉक। तो एस पी डी एफ, एस पी बीच में डी फिर नीचे एफ, तो एसपीडीएफ, ऐसे 4 ब्लॉक से याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो डी ब्लॉक होता है ना उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, याद रखना। ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये वाला तो याद रखना। अब इसके अलावा इसके बीच में आपको एक जिगजैग लाइन दिखता है। ये जिगजैग लाइन के इस तरफ जितने भी चीजें हैं हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन ये सारे मेटल्स होते हैं। ये जो जिगजैग लाइन के जस्ट टच होके ना जो एलिमेंट्स है, जैसे SI है, GE है, AS है, तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे क्या है? मेटलॉइड्स है, दैट इज कैरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसके इस तरफ राइट साइड में जितने एलिमेंट्स है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
ये ब्रोमीन वगैरह, ये क्या है, ये सारे नॉन मेटल्स है। इसके अलावा जो 18 नंबर का ग्रुप है ना, ये पूरे ग्रुप को जीरो ग्रुप या फिर नोबल ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे क्या है, नोबल गैस है। ये ऐसे गैस है, नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसके लिए इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। इसके अलावा ये ग्रुप नंबर 17 जो है 18 के पहले वाला, ये 17 वाले ग्रुप को बोला जाता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन मतलब क्या होता है, नाम है याद रखो हेलोजन, लेकिन हेलोजन के अंदर आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सारे एलिमेंट्स है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, याद रखना। और ये नॉन मेटल्स होते हैं मेनली तौर पे, याद रखना, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये हाइड्रोजन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए हाइड्रोजन है। अब इसमें ये जो पहला ग्रुप है इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, दूसरे ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अब मैं थोड़ा डीप में भी गया हूं, वैसे इतना नहीं पूछेगा 10th में, लेकिन फिर भी मैंने 11 12 के लेवल का भी आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, ठीक है। तो जो भी था इंपॉर्टेंट वो चीजें मैंने बता दिया, ठीक है, याद रहेगा इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट, हाँ, ये वाला आपका रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक देखो, कैसे रेरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेरर मीडियम, रेरर से रेरर मीडियम। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट पास करता है एक रेरर से डेंसर मीडियम में, तो ये नॉर्मल जो लाइन होता है, यानी परपेंडिकुलर लाइन होता है, उसके टुवर्ड्स बेंड होता है। यानी कि कोई भी चीज जब रेरर से डेंसर मीडियम में आ रही है लाइट, अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो नॉर्मल्स के टुवर्ड्स, नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट होगा, बेंड होगा। नेक्स्ट, अगर कोई लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा नॉर्मल से अवे जाएगा। जैसे यह लाइट यहां पे आई, तो एक्चुअल में इधर आनी चाहिए, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन ये क्या है, उल्टा है, क्योंकि ये डेंसर से रेरर आ रहा है, तो डेंसर से रेरर में जा रहा है, यानी हवे में जा रहा है, तो ये थोड़ा अवे जा रहा है। देखो इस तरफ गया हो, यानी कि जो नॉर्मल का लाइन था, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन था, उसके दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो ये भी याद रख सकते हो। इसके अलावा कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ही आ रहा है, ये कैसा टेढ़े आ रहे थे ना इंसिडेंट में, लेकिन ये एकदम परपेंडिकुलर सीधा सीधा अगर आ रहा है, रेरर से डेंसर, डेंसर से मीडियम कोई भी आ रहा है, तो इट डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वैसे ही आएगा वो सीधा सीधा, एंड वो रिफ्रैक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि एंगल नहीं मिल रहा उसको, रिफ्रैक्शन के लिए एंगल भी चाहिए होता है, तो इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। तो ये 3 फंडा याद रख लेना, इसके ऊपर भी घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, इसके ऊपर देख लो क्या बोल रहा है, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में ना यहां पे 3 प्रकार के इमेजेस फॉर्म होते हैं। पहला देखो कि जब भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आता है, देखो बहुत इजी टॉपिक है, लोगों को देखने में हार्ड लगता है, लेकिन है बहुत इजी। यहां पे आपको पता है ये क्या आपका लेंस है, ये आपका पता ही है। अब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है बीच का, इंसिडेंट एक्सिस से पैरेलल आ रहा है। अगर आपका जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है, तो लेंस पे टकराने के बाद ये रिफ्रैक्ट करेगा, माफ करना। तो जब वो रिफ्रैक्ट करेगा तो हमेशा याद रखना कि ये पास करेगा एफ से, यानी प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगा। तो जब भी कोई लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से पास करके जाएगा, ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से ही आ रहा है, ठीक है ना, मान लो एफ से ही पास होके आ रहा है, तो जब वो लेंस से टकराएगा तो वो सीधा हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें लाइट पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास हो गया, यहां पे ऑलरेडी प्रिंसिपल फोकस से पास होके आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। अब तीसरा ये है कि जब भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी कि एकदम बीचों बीच सेंटर से पास होकर अगर जा रहा है, तो वो एज इट इज पास हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और ये सारी चीज किसमें होगा, कॉन्वेक्स लेंस में होगा, याद रखना। इजी है, याद रखा, ये तीनों रूल्स, तीनों फंडा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या है, हाँ ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हो। बाकी तो मैंने इसका चैप्टर देख लेना, जो चैप्टर के लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, इवन मैंने भी पढ़ाया हुआ है और एक बार संजीव सर ने भी पढ़ाया हुआ है, ये लेक्चर्स देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंफिनिटी पे बन रहा है या फिर फोकस पे पास होके जा रहा है, ये क्यों बन रहा है। ये तो यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, तो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है बाय द रूल्स कि कैसे कोई भी इमेज फॉर्मेशन होता है कोई भी लेंसेज के अंदर, ठीक है ना। तो वो वीडियोस जाके हमारे लेक्चर्स में देख लेना, सर्च करना कि 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 चैप्टर नंबर कौन सा, ये 7 है, लेंसेज है ना, बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करना, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वो लेक्चर्स देखो। अब क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में इमेज फॉर्मेशन है। याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है, याद रखना। साइज क्या रहेगा इमेज का, पॉइंट जैसा बनेगा, मतलब एक डॉट बनेगा खाली, ठीक है ना। और उसका नेचर क्या रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड, यानी सीधा रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे, ठीक है ना, बियॉन्ड 2f1 बोल रहा है, मतलब फोकस के बियॉन्ड रखा हुआ है, तो इमेज बनेगा आपका फोकस f2 एंड 2f2 के बीच में। साइज जो होगा वो स्मॉलर रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। तो उसी प्रकार का ये पूरा का पूरा टॉपिक है, जैसे मैंने यहां लिख भी रखा है, लेक्चर्स में जरूर देखना, लेकिन इस टेबल को अगर आप याद रख सकते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो समझ लो और लेक्चर्स जाके इसका देख लेना कि फॉर्मेशन इमेज का कैसे होता है, ठीक है ना। देखो यहां पे
ये क्या है, डिफेक्ट्स है, आपको पता ही है, नियर साइटेडनेस और ये होता है फार साइटेडनेस, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका मायोपिया होता है, ये आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया, ये होता है आपका फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये जो मायोपिया होता है इसमें क्या होता है, नियर साइटेडनेस, नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई नियर का देख पा रहा हूं लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा हूं, ये होता है आपका नियर साइटेडनेस। अब ये क्या है, फार साइटेडनेस, नाम से पता चल जाएगा कि फार का यानी दूर का दिख रहा है लेकिन सामने का नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों ही केस में हमें चश्मा पहनना होता है, ठीक है ना। अक्सर हमारे पेरेंट्स वगैरह में और बच्चों में भी आजकल हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स में अक्सर होता है कि कभी दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, कभी पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में चश्मा लगाया जाता है। वो चश्मे के अंदर क्या होता है, लेंस होता है, तो लेंस से डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट है ना, इसको सुधारा जा सकता है। तो ऐसे लेंसेस होते हैं कि कॉन्वेक्स लगाना है कि कॉनकेव लगाना है, तो यहां पे याद रखना। तो ये डायग्राम जो है ना, इसको याद रख लो, ठीक है ना। जैसे नियर साइटेड लेंस में याद रखना, यानी मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो नियर साइटेडनेस में डिफेक्ट को सुधारने के लिए कौन सा चश्मा लगेगा, कॉनकेव लेंस का चश्मा लगेगा। और फार साइटेडनेस में आपके डिफेक्ट को सुधारने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, याद रखना। देखो यहां पे बना के दिखाया भी है, इजी है, याद रख लोगे, ये चीजें याद रख लेना। इस डायग्राम को बना के हैंड राइटिंग से प्रैक्टिस कर लो भाई, ट्रस्ट मी, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, कि ये बताता है रिएक्टिविटी सीरीज कि किस प्रकार से कौन सा एलिमेंट कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं, चलो मैं इस साइड आ जाता हूं, देखो यहां पे ध्यान से, ये आपका बता रहा है कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये पानी के साथ रिएक्ट बहुत अच्छा करता है, यहां पे आप देख सकते हो। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये आप देख सकते हो कि ना रिएक्ट विद एसिड्स है, ठीक है ना, ये सब हायर है, मतलब ये आपको एरो दिख रहा होगा, तो ये ऊपर की तरफ जो लिखे हुए समझ लो बहुत हायर है, उससे नीचे आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ये थोड़ा एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये मिडल में है, मतलब बहुत हायर भी नहीं है बहुत लोअर भी नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली हायर है आप बोल सकते हो। लेकिन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर जो है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत लोअरली रिएक्ट करते हैं, मतलब किसी भी चीज के साथ, चाहे वो एसिड हो या फिर ऑक्सीजन के साथ, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर जो है बहुत कम रिएक्ट करते हैं। और जो लास्ट में दिया हुआ है गोल्ड, ये तो भाई एक्सट्रीम लोअर है, यानी गोल्ड में अगर आप कोई भी चीज डालो तो जल्दी वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि गोल्ड एक तरीके से नोबल एलिमेंट होता है तो मेटल, लेकिन जल्दी किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए हम लोग जनरल तौर पे गोल्ड का रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का फंडा भी याद रख लेना, ठीक है, समझ लेगा। चैप्टर नंबर 8 का फंडा है। और क्या चीजें हैं भाई, देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप, भाई चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्सनली पढ़ाया हुआ है, जाके देख लो, अभिषेक सर ने भी दूसरी बार पढ़ाया हुआ है, वो भी जाके लेक्चर देख लेना, जो अच्छा लगे वो देखो। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह होता है, तो हेलोजन ग्रुप का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका नेम होता है हेलो, जिसमें आप क्लोरीन का क्लोरो कर सकते हो, ब्रोमो कर सकते हो, ब्रोमीन का, आयोडीन का आयोडो कर सकते हो। स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक्स से, हेलोजन को एक्स से डिनोट किया जाता है, क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br और आयोडीन के लिए I, और वही कंडेंस फॉर्मूला भी यही होता है। ऑक्सीजन के जो हेट्रो एटम्स है उसका जो अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप का, तो एक होता है एल्कोहल, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है OH, कंडेंस फॉर्मूला है OS, साथ में आ गया। अल्डिहाइड का CHO होता है, याद रखना, C डबल बॉन्ड O होता है और फिर H होता है। कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों ही तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी R हो सकता है, जिसको हम लोग CH3 भी बोल सकते हैं, C2H5 भी बोल सकते हैं, कोई भी ग्रुप होता है तो CO होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O होता है, फिर वापस से O होता है, फिर H होता है, यानी COOH होता है, याद रखना। ईथर होता है ROR, यानी R तो मैंने बाद में लिखा है लेकिन O याद रखना, O दोनों तरफ डैश, यानी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है, R जिसको बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप को R बोला जाता है, जिसमें आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी लगा सकते हो। इसके अलावा एक होता है ईस्टर, जिसमें C डबल बॉन्ड O और O होता है, ठीक है ना, इसमें बगल में आप R लगा सकते हो। और एक होता है NH2, यानी NH2 मतलब अमाइन। तो ये सारी चीजों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रख लो और कंडेंस फॉर्मूला जो है याद रख लो, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, होमोलॉगस सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन या फिर एक्सप्लेन होमोलॉगस सीरीज। तो ये होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि भाई ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें अगर आप अल्काइल ग्रुप लगाते जाओ तो उसका चेंज होता जाएगा। जैसे आप बताओ मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल में CH3OH होता है, लेकिन मैं उसको अगर एक CH2 और दे दूं तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, यानी इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। एक और CH2 ऐड कर दूं, CH3CH2CH2OH हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। एक और CH2 ऐड कर दूं तो हो जाएगा CH3CH2CH2CH2OH, ये हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार से होमोलॉगस सीरीज होता है, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ये मीथेन CH4 होता है, एक और ऐड कर दिया CH3 हो जाएगा इथेन, एक और ऐड कर दिया, एक और कार्बन ऐड कर दिया, 2 हाइड्रोजन, मतलब याद रखना एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड होते जाता है तो वो उसका ग्रुप बनते जाएगा। तो मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और हेक्सेन C6H14। वैसे ही हेप्टेन होता है C7H16,
फिर ऑक्टेन होता है, ठीक है ना, C8 फिर उसके बाद ऑक्टेन नोनेन, फिर डेक्केन, इस प्रकार से चीजें जो है वो आगे आगे चलती है, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, इसको भी जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। और क्या दिया है भाई इसके अंदर, हाँ, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, जैसे मैंने बताया, देखो ये CH3OH मिथाइल एल्कोहल हो गया, जिसको IUPAC नेम में मिथेनॉल कहा जाता है। एक और मैं CH2 ऐड कर दूंगा तो CH3CH2OH हो गया, जिसको हम लोग इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, लेकिन IUPAC लैंग्वेज में इथेनॉल कहते हैं। इसके बाद एक और CH2 ऐड कर दिया तो CH3CH2CH2OH हो गया, ये बन जाएगा आपका प्रोपाइल एल्कोहल, जिसको प्रोपैनॉल बोलते हैं IUPAC लैंग्वेज में। इसके अलावा एक और CH2 ऐड कर दिया तो CH3CH2CH2CH2OH हो गया, तो ये हो गया ब्यूटाइल एल्कोहल, जिसको ब्यूटेनॉल बोलते हैं IUPAC लैंग्वेज में। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके आखिरी वाला चैप्टर का, यानी कार्बन कंपाउंड के चैप्टर का आखिरी वाला टॉपिक है, जो कि है आपका मोनोमर, पॉलीमर और उसके यूजेस। तो एक पॉलीमर है आपका पॉलीथिलीन, थैली जो सब्जी खरीद के लाते हो ना, वो पॉलीथीन का स्ट्रक्चर CH2CH2 होता है, डबल बॉन्ड, याद रखना। ये उसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, यूज होता है कैरी बैग्स और स्पोर्ट्स वियर बनाने में। पॉलीस्टाइरीन होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो जितने भी दिख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर, उसके पॉलीमर के स्ट्रक्चर और उसके यूजेस याद रख लो, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। 9 चैप्टर के आखिरी कुछ पेजेस में दिया होगा पॉलीमर वाला टॉपिक, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक का, इसको देख लेना। ये सारी चीजें ही मुझे बताना था, और उम्मीद करता हूं जो बच्चा अभी से ये वीडियो देख लिया होगा अभी तक, और भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा ना इसको, भाई ट्रस्ट मी, साइंस 1 में 40 में से 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेम इसी प्रकार के साइंस 2 के भी काफी वीडियोस बना रखे हैं, रिसेंट में भी बनाए हैं, 2025 में भी बनाए थे, वो भी जाके चेकआउट कर लेना और सभी वीडियोस को देखो। और मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते यार, इतने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस JR ट्यूटोरियल्स में राहुल सर ने बना रखे हैं, जो उनको हेल्प करेंगे, और वो इतना हेल्प करेंगे कि आप सोच नहीं सकते, किसी लाइव से ज्यादा ये वीडियोस आपको इफेक्टिव लगेंगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि ये मेहनत का फल मुझे मिले। अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर करोगे, दोस्तों तक पहुंचाओगे, तो हमें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, दिल से अच्छा लगा है, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भर देना है अब की बार 90 पार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं, तो अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स कमेंट कर देना। और पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।